जून खत्म होने वाला है, जुलाई का महीना आने वाला है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भी नज़दीक आ रही है, जो है 31 जुलाई। अब ज़रा सोचिए, जुलाई का मौसम है, हल्की हल्की फुहार गिर रही है और आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। इसी वक्त अचानक आपके फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, स्क्रीन चमकती है। एक ऐसा मैसेज जिसे देखकर आपके माथे पर पसीना आ जाता है। मैसेज क्या है? प्रिय टैक्स पेयर, आपके पास अपनी कमाई का हिसाब देने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। यह मैसेज किसी भी आम इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। तुरंत दिमाग में डरावने ख्याल आने लगते हैं। क्या इस बार मुझे भारी भरकम पेनल्टी देनी होगी? क्या इनकम टैक्स विभाग का कोई नोटिस सीधे मेरे घर आ जाएगा? और इस झंझट से बचने के लिए अब सीए के चक्कर काटने पड़ेंगे। बुना जाने कितनी फीस मांग लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आईटीआर को आप भूत प्रेत की तरह डरावना समझते हैं, वो असल में सिर्फ 30 मिनट का खेल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का डिजिटल भारत इतना बदल चुका है कि आपको किसी भी टैक्स एक्सपर्ट के केबिन के बाहर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से चाय की चुस्कियां लेते हुए अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। अगर आप भी इस साल अपने सीए की फीस बचाना चाहते हैं और टैक्स के इस पूरे कैलकुलेशन को बेहद आसान शब्दों में समझना चाहते हैं, तो यह गाइड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में बिना किसी भारी भरकम कानूनी भाषा के बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि आखिर यह आईटीआर का पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर का पूरा हिसाब किताब एक डायरी में रखते हैं और साल के अंत में आप अपनी पत्नी, माता पिता या परिवार को बताते हैं कि देखो, इस साल मैंने कुल 8 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 2 लाख बच्चों की फीस में, पढ़ाई में गए और 1 लाख मेडिकल खर्च हुआ। बाकी पैसे मैंने बचा लिए, सेव कर लिए। बस यही काम जब आप सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक डिजिटल फॉर्म के जरिए करते हैं तो उसे आईटीआर कहा जाता है। यह बहुत आसान है। यह एक ऐसा सरकारी फॉर्म है जिसमें आप देश के नागरिक होने के नाते सरकार को पूरी ईमानदारी से बताते हैं कि आपने पिछले 1 साल में कुल कितनी कमाई की, वह कमाई कहां कहां से हुई, जैसे सैलरी, दुकान का बिजनेस, बैंक का ब्याज या शेयर मार्केट। आपने सरकार के नियमों के मुताबिक कहां कहां निवेश करके टैक्स बचाया और आखिर में आपका कुल कितना टैक्स बनता है या फिर आपका कितना एक्स्ट्रा टैक्स या टीडीएस कट चुका है जो आपको रिफंड चाहिए। इसमें भी याद रखें कि आईटीआर फाइल करने का मतलब हमेशा टैक्स देना नहीं होता है। यह सिर्फ सरकार को अपनी इनकम की जानकारी देने का एक जरिया मात्र है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो भी आईटीआर भरने के अपने अपने अलग ही फ़ायदे हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि यह क्यों ज़रूरी है, यानी आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है। दरअसल कई लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मेरा कोई टैक्स भी नहीं कटता है, तो मैं क्यों फालतू में हर साल ऑनलाइन फॉर्म भरूं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये जान लीजिए कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आईटीआर सिर्फ एक टैक्स रसीद नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक फाइनेंशियल पासपोर्ट की तरह काम करता है। आइए जानते हैं इसके ज़बरदस्त फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है लोन लेने में। अगर आप भविष्य में अपने सपनों का घर खरीदने के लिए होम लोन, गाड़ी के लिए कार लोन या अपना खुद का काम शुरू करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे सबसे पहले पिछले 2 या 3 साल का आईटीआर मांगेंगे। बैंक से आपकी कमाई का सबसे पुख्ता और सरकारी तौर पर प्रमाणित सबूत मांगते हैं। बिना आईटीआर के लोन मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा है विदेश जाने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग में भी ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घूमने के लिए या काम के सिलसिले में अमेरिका, यूके, कनाडा या यूरोप जैसे देशों में जाना चाहते हैं तो वीज़ा, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंटेशन के समय दूतावास आपसे आपका आईटीआर मांगता है। इससे उन्हें यह तसल्ली होती है कि आपकी भारत में एक अच्छी आय है और आप वहां जाकर वापस ज़रूर लौटेंगे। तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा है टीडीएस को वापस पाने का। कई बार
ऐसा होता है कि आपके बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के ब्याज पर या किसी फ्रीलांस काम के पेमेंट पर बैंक या कंपनी 10% टीडीएस काट लेती है। यही आईटीआर आपके काम आता है। दरअसल अगर आपकी सालाना कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से कम है तो वो काटा हुआ पैसा आपको अपने आप वापस नहीं मिलेगा। उसे सरकार से रिफंड के लिए तौर पर वापस अपनी जेब में लाने का एकमात्र तरीका है और वो है आईटीआर फाइल करना। चौथा फ़ायदा भी जान लीजिए और वो है बिजनेस के नुकसान को आगे बढ़ाना। अगर आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी बिजनेस में इस साल भारी नुकसान हुआ है और आप चाहते हैं कि अगले साल होने वाले मुनाफे से इस नुकसान को एडजस्ट कर दिया जाए ताकि अगले साल टैक्स कम देना पड़े, तो उसके लिए भी समय पर आईटीआर भरना कानूनन ज़रूरी हो जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि किन लोगों को आईटीआर ज़रूर भरना चाहिए। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के नियमों के मुताबिक हर उस व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है जो इन शर्तों के दायरे में आता है, जिसमें पहली शर्त है बेसिक छूट सीमा से ज़्यादा की कमाई। मतलब अगर आपकी कुल सालाना आय बिना किसी निवेश या कटौती को घटाए एक निश्चित सीमा से अधिक है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं। सामान्य तौर पर यदि आपकी ग्रॉस इनकम यानी कुल कमाई 2.5 लाख रुपए ओल्ड रिजीम में या 4 लाख रुपए न्यू रिजीम से अधिक है तो आपको फॉर्म भरना ही होगा। दूसरा है भारी भरकम बिजली का बिल। अगर आपके घर या दुकान का बिजली बिल किसी एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आता है तो भले ही आपकी कमाई शून्य हो, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। इसका कारण ये है कि सरकार ये मानती है कि जो व्यक्ति लाख रुपए का बिजली बिल भर सकता है उसकी आय की जांच होनी चाहिए। दूसरा, विदेश यात्रा पर बड़ा खर्च भी एक फैक्टर है, यानी अगर आपने पिछले 1 साल में अपने या किसी और के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किया है तो भी आपके लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। चौथा है बैंक खातों में भारी नकदी जमा करना। अगर आपने अपने एक या एक से अधिक चालू खातों यानी करेंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा या अपने बचत खातों यानी सेविंग खातों में सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी जमा की है तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर भरना होगा। आप आईटीआर के दायरे में आते हैं। अब सबसे अहम सवाल पर भी नज़र डाल लेते हैं, वो है कि आखिर टैक्स तय कैसे होता है और इसकी लास्ट डेट कब है। टैक्स का निर्धारण हमेशा आपके फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के आधार पर होता है। फाइनेंशियल ईयर वह साल होता है जिसमें आप पैसे कमाते हैं। यह 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्च तक चलता है। और असेसमेंट ईयर वह साल होता है जिसमें पिछले साल की गई कमाई की जांच की जाती है और उस पर टैक्स का हिसाब लगाया जाता है। यह फाइनेंशियल ईयर के ठीक अगला साल होता है। असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की कमाई के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अगर आप इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है और साथ ही आप कई तरह की टैक्स कटौतियों के लाभ से भी हाथ धो बैठेंगे। अब समझ लेते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम आखिर है क्या और इनमें से आपके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर है। दरअसल भारत सरकार इस समय टैक्स पेयर को 2 तरह के विकल्प देती है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अक्सर लोग इसी मोड़ पर आकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आइए से एक बेहद सरल तुलनात्मक टेबल और उदाहरण से समझते हैं। दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा और मुख्य अंतर टैक्स दरों और निवेश पर मिलने वाली छूटों का है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें काफ़ी ऊंची होती हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जो निवेश करते हैं। इसके तहत टैक्स पेयर्स को LIC, PPF, होम लोन और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी तमाम सरकारी योजनाओं में निवेश करने पर धारा 80C और 80D के तहत भारी छूट मिलती है। इसके उलट न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें काफ़ी कम और राहत देने वाली रखी गई हैं, लेकिन इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह लगभग सभी प्रकार की निवेश छूटों को पूरी तरह
खत्म कर दिया गया है। यानी नई व्यवस्था में बिना किसी निवेश के सीधे कम दरों पर टैक्स चुकाना होता है। हालांकि कुछ मोर्चों पर दोनों ही व्यवस्थाओं में समानता भी देखने को मिलती है। वो क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के मामले में दोनों व्यवस्थाएं एक जैसी हैं। चाहे आप ओल्ड टैक्स रजीम चुनें या न्यू, दोनों में ही आपको 50,000 रुपये की फ्लैट छूट का लाभ मिलता है। वहीं अगर टैक्स रिबेट की बात करें तो यहाँ दोनों में बड़ा अंतर है। पुरानी व्यवस्था के तहत केवल 5 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स से पूरी छूट मिलती है, जबकि नई व्यवस्था में सरकार ने दायरा बढ़ाते हुए 12 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। आसान भाषा में टैक्स स्लैब की गणित को समझ लीजिए। दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स की गणना अलग अलग स्लैब के आधार पर होती है। ओल्ड टैक्स रजीम के तहत 2,50,000 तक की सालाना कमाई पर 0% टैक्स लगता है। इसके बाद 2,50,001 रुपये से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% और 10 लाख से ऊपर की कमाई पर सीधे 30% की दर से टैक्स वसूला जाता है। दूसरी तरफ सरकार की डिफ़ॉल्ट व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रजीम में टैक्स स्लैब को अधिक आसान और छोटा बनाया गया है। इसमें 4 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसके आगे बढ़ने पर यानी 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख तक की कमाई पर 5% और 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक की आय पर 10% की टैक्स लगता है। वहीं 12 लाख से 16 लाख के दायरे में आने वाले आय पर 15% और 16 लाख से 20 लाख तक पर 20% टैक्स लागू होता है। इसके बाद 20 लाख से 24 लाख तक की सालाना कमाई पर 25% टैक्स का प्रावधान है। अंत में 24 लाख से अधिक की उच्च आय वाले श्रेणी के लोगों के लिए सीधे 30% की टैक्स दर निर्धारित की गई है। इसे एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सालाना सैलरी 8 लाख रुपए है। राहुल न्यू टैक्स रजीम चुनता है। राहुल कहीं कोई निवेश नहीं करता, वह खुलकर पैसे खर्च करता है। न्यू रजीम में उसे सीधे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 12,50,000। क्योंकि न्यू रजीम में 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम है, तो स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स बहुत ही मामूली बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरी ओर अमित है, जिसने ओल्ड टैक्स रजीम चुनी है। अमित ने होम लोन ले रखा है, बच्चों की स्कूल फीस भरता है, LIC की पॉलिसी ले रखी है और PPF में भी पैसे डालता है। वह धारा 80C के तहत 1,50,000 और होम लोन के ब्याज के तहत 1 लाख की छूट क्लेम कर लेता है। अब अमित की टैक्सेबल इनकम 8 लाख से घटकर 5 लाख के अंदर आ जाती है। पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ़ है, इसलिए अमित का टैक्स बिल्कुल 0 हो जाता है। मतलब ये कि अगर आपने कोई निवेश या होम लोन नहीं लिया है तो आंख बंद करके न्यू टैक्स रजीम चुनिए। लेकिन अगर आप भारी निवेश करते हैं और टैक्स छूट का दावा करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रजीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आप आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके दोनों की तुलना भी कर सकते हैं। अब आते हैं आज की सबसे अहम बात पर, और वो है ITR भरने के तरीके और सही फॉर्म कैसे चुनें। इनकम टैक्स विभाग ने अलग अलग तरह की कमाई करने वाले लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म बनाए हैं। गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। इसमें पहला है ITR 1। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्म है। अगर आपकी सालाना कमाई 50 लाख तक है और आपको सैलरी मिलती है, एक घर से किराया आता है या बैंक के ब्याज जैसी अन्य स्रोतों से आमदनी होती है, तो आपको यही फॉर्म चुनना है। दूसरा है ITR 2। अगर आपकी सैलरी 50 लाख से अधिक है या आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कोई ज़मीन बेचने से कैपिटल गेन्स हुआ है, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा। ITR 3 फॉर्म उन लोगों के लिए है जो किसी फर्म में पार्टनर हैं या जिनका अपना बड़ा बिजनेस या प्रोफेशनल सेटअप है, जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्ट या CA। ITR 4 उन छोटे व्यापारियों, दुकानदारों या फ्रीलांसर्स के लिए है जो अपनी अनुमानित आय के तहत टैक्स भरना चाहते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य हिस्से पर कि आप बिना किसी मदद के खुद अपने लैपटॉप से महज 30 मिनट में यह काम कैसे पूरा कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। स्टेप 1 है ज़रूरी दस्तावेज़।
यानी शुरू करने से पहले अपने पास फॉर्म 16 रख लें। यह आपको आपकी कंपनी या ऑफिस से मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी और कटे हुए टैक्स का पूरा हिसाब होता है। दूसरा दस्तावेज है AIS। यह आपके पैन कार्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसे आप सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें साल भर में आपके द्वारा किए गए सभी बड़े लेन देन, शेयर ट्रेडिंग और बैंक ब्याज की सटीक जानकारी होती है। तीसरा है फॉर्म 26AS। इसमें आपके पैन कार्ड पर कंपनियों या बैंकों द्वारा काटे गए TDS की जानकारी होती है। स्टेप 2 भी समझ लीजिए। पोर्टल पर लॉगिन करें, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपने पैन नंबर को यूज़र ID के रूप में डालें और अपने पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लें। इसमें भी ध्यान रहे कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए। स्टेप 3 भी समझ लीजिए। फाइलिंग की शुरुआत कैसे करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको फाइल नाउ या ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद सही असेसमेंट ईयर का चुनाव करें और मोड में ऑनलाइन को चुनें। स्टेप 4, अपनी स्थिति और सही फॉर्म चुनें। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल हैं या कुछ और। आपको इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी इनकम के हिसाब से सही फॉर्म, जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए ITR 1 का चयन करें और लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद स्टेप 5 पे आ जाएंगे। प्री फिल्ड जानकारी को रीचेक कर लें। आजकल सरकारी पोर्टल बेहद स्मार्ट हो गए हैं। आपके फॉर्म 16 और AIS के आधार पर आपकी ज़्यादातर जानकारी, जैसे आपकी सैलरी, बैंक अकाउंट नंबर, नाम, पता और कटा हुआ TDS वहाँ पहले से ही भरी हुई दिखाई देगी। आपको बस एक एक करके सेक्शन पर क्लिक करना है और यह देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो आप उसे मैन्युअली सुधार भी सकते हैं। स्टेप 6 क्या है। टैक्स का भुगतान या रिफंड क्लेम। सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद पोर्टल आपको दिखाएगा कि आपको अंतिम टैक्स कितना भरना है। अगर आपका टैक्स बकाया है तो आप वहीं नेट बैंकिंग या UPI के जरिए तुरंत भुगतान कर सकते हैं। अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया था तो वहाँ ग्रीन कलर में रिफंड ड्यू लिखा हुआ आ जाएगा। स्टेप 7, सबसे ज़रूरी कदम है E-वेरिफिकेशन। फॉर्म को सबमिट करने के बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि फॉर्म सबमिट करके सो जाते हैं। आपको फॉर्म सबमिट करने के 30 दिनों के भीतर उसका E-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है वेरीफाई वाया आधार OTP। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे दर्ज करते ही आपका ITR सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगा। इसके बिना आपका रिटर्न कचरे के डिब्बे में पड़े कागज़ की तरह अमान्य माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। अब आते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है और कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है, जिसमें पहला है बैंक ब्याज को छिपाना। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग्स अकाउंट्स या FD से मिलने वाले 5,000 या 10,000 के ब्याज को बताने की क्या ज़रूरत है। याद रखिए, बैंक आपकी पाई की रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजता है, जो आपके AIS में दर्ज होती है। इसे ना दिखाने पर सीधे नोटिस आ सकता है। दूसरी है AIS और फॉर्म 16 का मिलान ना करना। फॉर्म भरने से पहले हमेशा यह सुनिश्चित कर लें कि जो डेटा आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 में दिया है वही डेटा सरकारी AIS में भी दिख रहा हो। दोनों में अंतर होने पर दिक्कत हो सकती है। तीसरी है गलत बैंक अकाउंट देना। जिस बैंक खाते में आपको अपना रिफंड वापस चाहिए उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड एकदम सही होना चाहिए और वह बैंक खाता आपके पैन कार्ड से प्री वैलिडेट होना चाहिए। चौथी गलती है गलत टैक्स रिजीम चुनना। बिना कैलकुलेट किए ओल्ड या न्यू रिजीम का चुनाव ना करें। हड़बड़ी में गलत विकल्प चुनने से आपको हज़ारों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों देखो, आपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह सिर्फ हमारी जागरूकता और थोड़ी सी तैयारी का खेल है। समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल करना न सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है, बल्कि यह आपके खुद के वित्तीय भविष्य को मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अब जब आपके पास पूरे 5 हफ्ते बचे हैं तो आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई का इंतजार क्यों करना। आखिरी दिनों में सरकारी वेबसाइट पर करोड़ों लोगों को एक साथ आ जाने से सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे बेवजह का तनाव बढ़ता है। आज ही अपने सारे दस्तावेज समेटिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलिए और खुद आत्मनिर्भर बनकर अपना ITR फाइल कर दीजिए। इस बार अपने CA को भी आराम दीजिए और खुद गर्व से कहिए, मेरा ITR मेरी जिम्मेदारी। इसके साथ ही जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जानकारी को अपने करीबियों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।